2024 में ही इलेक्शन नहीं होगा अगर इस सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा नहीं किया गया तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा को भंग करें, इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा के चुनाव कराएं। सबसे पहला मुद्दा ईवीएम हमारा सबसे पहला मुद्दा है। मैंने बार बार कहा है कि यह सरकार जितना भी सब कर रही है, इसे मालूम है लोगों की वोटों की उसकी जरूरत नहीं है। उसके पास ईवीएम है और ईवीएम में बेईमानी करके, धांधली करके वो सत्ता में आती रहेगी। इसीलिए उसने कहा था कि 50 साल भी बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, ये कहा था, आप सबको मालूम है। तो वो इसीलिए कहा है। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव जो चल रहा है, उस बिहार चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में एक जन सैलाब उमड़ रहा है, वो जन भावना है। और केवल बिहार के लोगों की नहीं है, वो पूरे देश के लोगों की जन भावना है। जो भाजपा सरकार चाहे राज्यों में हो, चाहे भाजपा की समर्थित सरकारें हो और चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, मोदी द्वारा नेतृत्व की गई सरकार हो, उस सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश लोगों में है, आपको दिख रहा है। लेकिन फिर भी सरकार जो मन में आ रहा है वो सब कुछ कर रही है। और अब तो यहां तक भी है कि सेना का भी निजीकरण करने की बात हो रही है। यहां तक कि सेना की जो जमीन है, लाखों हेक्टेयर एकड़ जो जमीन है, उस जमीन को भी निजी हाथों में सौंपने की बात हो रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर परिस्थिति है। रेलवे की जमीन को सौंपने की बात हो रही है। उस सरकार को उखाड़ फेंकना, इस देश की जो शासन सत्ता से उसको उखाड़ फेंकना, यही आज की तारीख में इस देश के हर व्यक्ति का, देश को मानने वाले, संविधान को बचाने वाले, इस देश की जनता के हित में काम करने वाले लोगों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो मुद्दा है पहला, ईवीएम हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा, ईवीएम से चुनाव खत्म होने चाहिए। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें केंद्र सरकार द्वारा संशोधन करके बैलेट पेपर से चुनाव की व्यवस्था लागू की जाए और बैलेट पेपर से ही आगे कोई भी चुनाव वो होना चाहिए। तो ईवीएम हमारा पहला मुद्दा। दूसरा, अभी आपने देखा होगा, मैं इसलिए इस बात को बार बार बता रहा हूं, जेपी नड्डा उन्होंने अभी घोषणा की थी कि सीए लागू होगा, सीए एनआरसी बहुत जल्दी लागू होगा, उन्होंने घोषणा की थी। तो लोग भी आप भूल नहीं जाएं कि सीए का आंदोलन खत्म हो गया तो आप भूल जाएं, सीए एनआरसी लागू करेंगे, वो उनका मुद्दा है, हिंदुत्व राष्ट्र के लिए उनका एजेंडा है, जरूर लागू करेंगे। तो सीएए, एनपीआर और एनआरसी हमारा दूसरा मुद्दा, जिसको लेके हम जन आंदोलन करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। तीसरा मुद्दा, आपने देखा होगा, बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। किस कानून के तहत? यूएपीए और जो एनआरसी है। तो यूएपीए, एनआरसी और एक गुंडा एक्ट है वो, और चौथा जो है यूपी में अभी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी यूपी एसएसएफ जो बना है, इनको पूरी तरह से खत्म किया जाए, इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। यह हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा। चौथा, जो किसानों के विरोध में इस सरकार ने अपनी मनमर्जी से पूंजीपतियों को किसानों की जमीन हड़पाने के लिए जो कानून बनाए, वो तीनों कानून, उन तीनों कानूनों को खत्म किया जाए, किसानों को एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए, और C2 जो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार C2 एक्चुअल में C2 है, जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, वो C2 पर 50% बढ़ा के एमएसपी लागू की जाए, और जिन 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है वो कानून बनाकर लागू की जाए। कहने से नहीं, केवल सरकारी आदेश से नहीं, कानून बना के लागू की जाए, और जो एमएसपी नहीं दे उन व्यापारियों के, उन उद्योगपतियों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे। नंबर इसके आगे, जो निजीकरण सरकार ने जिस तरह से कह दिया, आपने देखा कि जिस तरह से 20 लाख करोड़ का मसला किया, और उसके बाद में लगातार हर चीज का, और आखिरी बार उस 20 लाख करोड़ की जो आखिरी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से वित्त मंत्री ने की, उसमें जिस तरह से सब चीज निजी हाथों में सौंपने का सरकार ने फैसला ले लिया। तो जब सरकार ने सब कुछ निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है, सरकार की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, इन सबकी क्या जरूरत है? क्या करेंगे सारे के सारे लोग जो देश पर बोझ बने हुए हैं? हटाओ इनको भी।
क्या जरूरत है। इसलिए निजीकरण जिस तरह से सरकार कर रही है, इस निजीकरण का पूरा विरोध होगा। निजीकरण को खत्म किया जाएगा, बंद किया जाएगा। जिस तरह से सार्वजनिक संस्थानों को बेचा जा रहा है, उन सबको रोक लगाई जाए और उन सबको वापस ला जाए। यह हमारा एक जबरदस्त, एक बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। साथ में केवल यही नहीं, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा को जिस तरह से निजी हाथों में सौंपने के लिए नई शिक्षा नीति सरकार लाई है, उस शिक्षा नीति का भी उसको खत्म किया जाए और शिक्षा को निजी हाथों में जाने से बेहतर शिक्षा में जो सबसे बढ़िया शिक्षा हो सकती है, पूरे देश में एक जैसी शिक्षा और बेस्ट एजुकेशन जो हो सकती है, उसको सबको उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा का कानून भी मूल अधिकारों में शामिल है, इसलिए उस कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। साथ में शिक्षा के साथ साथ रोजगार, बेरोजगारी की हालत आप देख रहे हैं जिस तरह से बनाए सरकार ने, पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास रोजगार था वो भी छिन चुका है। सरकारी नौकरियां, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां पूरे भारत सरकार के अंतर्गत और भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत खाली पड़ी हैं, तो कम से कम वही भरी जानी चाहिए थे, वो नहीं भरी। और जो भी खाली हो रही है उनको भी नहीं भरा जा रहा। तो जो बेरोजगारी की समस्या है इस समय बड़ी भयानक समस्या है। 35 करोड़ के लगभग लोग इस देश में बेरोजगार हैं इस समय, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं चलती। उस बेरोजगारी को खत्म किया जाए। बेरोजगारी हमारा मुद्दा रहेगा, जिसके लिए अभी आपने देखा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लोगों ने जिस तरह से बेरोजगारों ने, युवा बेरोजगारों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। मेरी बेरोजगार युवाओं से भी एक निवेदन है कि वो भी इस आंदोलन में हमारे साथ आए। एक इसके साथ महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, आपके सामने है, क्या हाथरस हो, क्या बलरामपुर हो, क्या गोरखपुर हो, क्या आपका जो है यूपी में आप चले जाइए लखीमपुर खीरी हो, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे वो राजस्थान का मसला हो, चाहे जो आप मध्य प्रदेश का मसला देख लें, हर जगह आपको जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार। और कल की बात है, जिस तरह से हरियाणा में फरीदाबाद में महिला को, उस बच्ची को कॉलेज के सामने ही उसको गोली मार दी गई, दिन दहाड़े सबके सामने। तो क्या हालत हो रही है, महिलाओं के साथ जितने अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर एनसीआरबी का आप डाटा देखें, लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, यह हमारा मुद्दा रहेगा। एक मुद्दा है हमारा जो कोयला खदानों और जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं उन सबको जिस तरह से बेचा जा रहा है और चंद हाथों में बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद हाथों में बेचा जा रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जो आपके जो बंदरगाह हो, सारे एयरपोर्ट और बंदरगाह सबके सब अडानी के हाथों में दिए जा रहे हैं लगातार। ये जो सारी चीजें हैं, इन सबके विरोध में ये हमारा मुद्दा है। एक 2004 में वाजपेयी सरकार में जो सरकारी सेवा में लोग हैं उनकी नौकरियां, उनको जो वो था पेंशन जो मिलती थी, उनकी पेंशन बंद कर दी गई 2004 में। और ये भी भाजपा सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। हमारा सवाल सिर्फ यहां इतना है कि अगर एक एमएलए की, एक एमपी की, यानी विधायक और सांसद अगर 1-2 दिन भी रह जाएं तो उन्हें जीवन भर पेंशन मिलती है, तो जो सरकारी कर्मचारी 30-32 साल तक आपकी नौकरी करता है, आपकी सेवा करता है, सरकार की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, उसकी पेंशन क्यों खत्म की गई? क्यों एक अलग सिस्टम उसके लिए बनाया गया? उसकी पेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए? एक ही हमारा मुद्दा है। आदिवासियों की जीवन, जल, जंगल, जमीन जो सबसे बड़े उनके मुद्दे हैं। और इन्होंने जिस तरह से अंबानी और अडानी के हाथों में सारा जो आदिवासी क्षेत्र है, वो कोयला खदान के लिए हो, किसी चीज के लिए हो, जो उनके हाथों में सौंपने की इन्होंने कोशिश, मतलब सारी नीति बना ली है सरकार में। तो आदिवासियों का जीवन, जल, जंगल और जमीन, ये भी हमारा एक मुद्दा है। साथ में साथियों, जो SC, ST, OBC, मुस्लिम और महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, और ये सरकार, विशेषकर भाजपा सरकार, चुन चुन के जो टारगेट कर रही है, जो आपने देखा है दिल्ली दंगे हो या कोई भी हो, उनमें चुन चुन के जिस तरह से टारगेट किया गया है, इस सबके विरोध में यह जन आंदोलन होगा। यह हमारा मुद्दा। एक कोरोना महामारी के समय में जिस तरह से सरकार ने लूट मचाई है, और लूट इस स्तर पर नहीं, लूट PPE किट में लूट, जो वो आ रहे हैं मास्क आ रहे हैं उसमें लूट, जो थर्मल वो मीटर आ रहे हैं, थर्मोमीटर, उसमें लूट, आप देखिए वेंटिलेटर में लूट, कोई ऐसी चीज नहीं है। मतलब महामारी के समय में लूट मचा रही है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, या कोई भी हो, ये इनका हाल है। और जिस तरह से PM केयर फंड, अगर PM केयर फंड में PM और उसके अलावा 3 और लोग हैं उनमें, तो कैसे जो है आप उसका हिसाब नहीं दोगे, ऑडिट नहीं करोगे?
पीएम केयर फंड के माध्यम से जो लूट, और मैं कहूंगा कि पीएम केयर फंड के नाम पे ये रिश्वत है जो लोगों से ली जा रही है, सिंपल जो उद्योगपतियों से इनसे ली जा रही है, ये हमारा एक मुद्दा है। बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया। सैनिक जो हैं उनकी ओआरओपी का जो मुद्दा था सरकार ने उसको मिट्टी में मिला दिया, कहीं ओआरओपी नहीं दी गई। इसके अलावा सैनिकों के बीच में जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, सैनिक जिस तरह से पीड़ित हैं उनको एमएसपी और इसके अलावा उनका कैंटीन का मतलब, उनके जो ईसीएचएस जो उनका जो सीजीएचएस की तरह जो मेडिकल की वो कितने ही उनके मुद्दे हैं जो भेदभाव उनके साथ में है जो उन्हें नहीं मिला सैनिकों का, ये हमारा मुद्दा है। इसके साथ अर्धसैनिक बल, जो अर्धसैनिक बल सेना की तरह ही लगभग काम करते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो और चाहे एसएसबी हो और चाहे इसके साथ में आपका असम राइफल्स हो, ये लगभग सेना की तरह काम करते हैं। तो इनको सेना की तरह सुविधाएं क्यों नहीं हैं? उसी की तरह उनको अगर वो लड़ाई के समय में शहीद हो जाते तो शहीद का दर्जा क्यों नहीं है? और इसके अलावा उनकी और बहुत सी चीजें हैं। आगे आने वाले समय में हम एक एक मुद्दे को पूरी डिटेल में सब लोगों को बताएंगे। ये हमारा एक मुद्दा है अर्धसैनिक बलों का। साथ में चीन के मसले पर जिस तरह सरकार ने गुमराह किया लोगों को, ये हमारा मुद्दा है। साथ में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है और ये बहुत जरूरी है, भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों में जानबूझकर बेगुनाह लोगों को, दलितों को और मुस्लिमों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, इसके अलावा जो भी सोशल मूवमेंट में लोग एक्टिव रहते हैं उनको अर्बन नक्सली कहकर जिस तरह से टारगेट बनाया गया। आपने देखा है आनंद तेल तुमड़े साहब कितने बड़े विद्वान, दुनिया में उनकी किताबें चलती हैं, वो लेक्चर देने जाते हैं, 35 से ज्यादा उन्होंने किताबें जो लिखी हैं अब तक। इसके अलावा चाहे वरवरा राव हो, चाहे नवलखा जी हो, चाहे सुधा भारद्वाज हो और जाने कितने लोग हैं। अभी आप जिनको देखिए 83 साल के जो झारखंड से हैं उनको गिरफ्तार किया गया, फादर स्टैन स्वामी को, 83 साल के बुजुर्ग, एक व्यक्ति जो आके केरल में रहता था, यहाँ के आदिवासियों में काम किया, 50 साल से आदिवासियों में काम कर रहा, 83 साल की उम्र में उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये किसके अंदर? यूएपीए कानून के अंतर, जिसका जो हमारा मुद्दा है। तो भीमा कोरेगांव में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया झूठे, वो एफआईआर, वो केस खत्म होना चाहिए, मुकदमा पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, उन सबको तत्काल बरी कराया जाना चाहिए, उनको सबको रिहा किया जाना चाहिए, छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जो दिल्ली दंगों में है, दिल्ली दंगों में टारगेट करके जिस तरह से फंसाया गया है लगभग 2000 लोगों को और विशेषकर मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, वही तो पिटे, वही मरे, उनके खिलाफ एफआईआर और उनको जेल में, ये भी हमारा एक मुद्दा है। साथ में 2 अप्रैल को जो हुआ था, 2 अप्रैल में जितने जो एससी समाज के, जो दलित समाज के बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, जिसमें 15-16 बच्चों की जान गई और उसके बाद उन्हीं पर मुकदमे हुए, जो लोग गोली चला रहे थे सबने वीडियो देखी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो 2 अप्रैल के जो मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे वापस हों और उन बच्चों को सबको बरी किया जाए, रिहा किया जाए। श्रम कानूनों को जिस तरह से सरकार ने खत्म किया, वो श्रम कानून भी हमारा एक मुद्दा है, क्योंकि इस कोरोना की आड़ में उसने भारत सरकार और राज्य सरकार सबने किसान जो मजदूर हैं उन मजदूरों को पूरी तरह से उद्योगपतियों के भरोसे पर, उन जो उद्योगपतियों की उस पर मर्जी पर छोड़ दिया है। वो चाहे जो करें, 9 घंटे काम लें, 12 घंटे काम लें, उनको दें ना दें, मेडिकल फैसिलिटी उनकी काम करने का जो माहौल, सब कुछ खत्म कर दिया। इसके अलावा ये जो सारे हैं ये हमारे मुद्दे हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं, आपने देखा होगा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा जो हालत है आपके सामने है। अस्पतालों में कोरोना के अलावा किसी चीज का इलाज नहीं हो रहा और इस बुरी हालत में है कि जो भी चाहे मंत्री हो या अधिकारी हो बड़ा, वो कहां जाता है इलाज कराने के लिए? प्राइवेट में। अरे जब सरकारी हॉस्पिटल तुमने बनाए हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराते आप? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं? तो ये जो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है और कोरोना के अलावा किसी का इलाज नहीं हो रहा, इससे भयानक स्थिति और क्या होगी? ये हमारे सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे। इस जन आंदोलन की शुरुआत हम 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के अवसर पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 26 नवंबर 2020 में जंतर मंतर पर शाम को 2 बजे के बाद से, यानी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आंदोलन की शुरुआत होगी और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लगातार हम लोगों से संपर्क करके
आंदोलन करेंगे और फिर पूरे देश से एक साथ जन आंदोलन, जिसकी डेट हम आगे आपको बताएंगे कि कब हम वो जन आंदोलन करेंगे। हालांकि ये कोरोना की वजह से नहीं, हम तो उस आंदोलन को करने वाले थे 26 नवंबर को ही, ऑलरेडी इसको पहले से करते, पर इसकी वजह से वो थोड़ा सा मामला डिले हुआ है। तो 26 नवंबर को शुरुआत की जाएगी और पूरे देश में जन आंदोलन, पूरे देश में अलग अलग से एक साथ इस देश की दिल्ली की राजधानी, दिल्ली को जो देश की राजधानी है, इसको पूरी तरह से जाम करने और घेरने के लिए सड़क पर पैदल चलकर आंदोलन किया जाएगा। ये आगे सारी चीज रहेंगी। और सिर्फ एक बात, इस आंदोलन में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छी सोच रखने वाले राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, सब मिलजुल कर इसमें हमारा साथ दीजिए। साथियों, साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे, तभी आंदोलन सफल होगा, तभी इस सरकार को, जिसने देश को बर्बाद कर दिया, इसे हटाया जा सकेगा, अन्यथा इसे हटा नहीं सकेंगे। और अगर यह सरकार बनी रहेगी तो आने वाले समय में 2024 तक इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। 2024 के बाद में इस देश में इलेक्शन होगा नहीं, 2024 में ही इलेक्शन नहीं होगा अगर इस सरकार को, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा नहीं किया गया तो। इसलिए जो आंदोलन है, इसका एक मुख्य उद्देश्य रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा को भंग करें, इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा के चुनाव कराएं। यह हमारा मुद्दा रहेगा।